हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है AKS लॉ क्लासेस में। आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं CPC के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन पार्ट 7। इससे पहले हम पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 6 तक अपलोड कर चुके हैं। उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा सकें और आपकी और आपके दोस्तों के अच्छे से रिवीजन हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 157, न्यायालय फीस की कमी को पूरा करने की शक्ति दी गई है। ऑप्शन ए धारा 148 में, ऑप्शन बी धारा 149 में, ऑप्शन सी धारा 150 में, ऑप्शन डी धारा 158 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 149 में। क्वेश्चन नंबर 158, सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत साम्य, न्याय और अच्छे विवेक के सिद्धांत विहित हैं? ऑप्शन ए धारा 121 के अंतर्गत, ऑप्शन बी धारा 131 के अंतर्गत, ऑप्शन सी धारा 141 के अंतर्गत, ऑप्शन डी धारा 151 के अंतर्गत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यदि आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। किस धारा के तहत साम्य और न्याय और अच्छे विवेक के सिद्धांत विहित हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी धारा 151 के अंतर्गत। यानी धारा 151 के अंतर्गत साम्य, न्याय और अच्छे विवेक के सिद्धांत विहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 159, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अंतर्गत पारित आदेश ऑप्शन ए अपील योग्य हैं, ऑप्शन बी पुनरीक्षण योग्य हैं, ऑप्शन सी हस्तक्षेप योग्य नहीं है, ऑप्शन डी पुनर्विलोकन योग्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको पता है तो आप हमें बता सकते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा या फिर ऑप्शन डी सही होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पुनरीक्षण योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग निम्नलिखित में से किस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन सी जिला न्यायालय द्वारा, ऑप्शन डी किसी भी न्यायालय द्वारा। जिसका सही उत्तर क्या होगा? यानी CPC की धारा 151 के तहत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग निम्न में से किस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर क्या है? यदि आपको पता है तो आप हमें बता सकते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी किसी भी न्यायालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 161, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 152 न्यायालयों को निर्णयों, डिक्रियों या आदेशों के संशोधन की शक्ति प्रदान करती है जो कि संबंधित हो। ऑप्शन ए केवल लेखन या गणित संबंधी भूलों से, ऑप्शन बी केवल आकस्मिक भूल या लोप से, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यदि आपको पता है तो आप हमें बता सकते हैं। क्वेश्चन नहीं आपको समझ आया तो दोबारा से आप पढ़ लीजिए कि CPC की धारा 152 न्यायालयों को निर्णयों, डिक्रियों या आदेशों के संशोधन की शक्ति प्रदान करती है जो कि संबंधित हो किससे? 4 ऑप्शन दे दिए गए आपको। 2 ऑप्शन है केवल लेखन या गणित संबंधी भूलों से, या फिर केवल आकस्मिक भूल या लोपों से। तीसरा ऑप्शन आपका है ए तथा बी दोनों से। ऑप्शन आपका चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा उत्तर सही होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों से। क्वेश्चन नंबर 162, किसी आकस्मिक भूल के कारण निर्णयों, डिक्रियों या आदेशों में लिपिकीय एवं गणितीय त्रुटियों को सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत न्यायालय द्वारा सुधारा जा सकता है? ऑप्शन ए धारा 151, ऑप्शन बी धारा 152, ऑप्शन सी धारा 153, ऑप्शन डी धारा 144। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 152। यानी धारा 152 के तहत किसी आकस्मिक भूल के कारण निर्णयों, डिक्रियों या आदेशों में लिपिकीय या एवं गणितीय त्रुटियों को सुधारा जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 163, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत निर्णयों एवं आदेशों में संशोधन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए व्यथित व्यक्ति, ऑप्शन बी व्यथित व्यक्ति जिसे न्यायालय ने अनुज्ञा दी हो, ऑप्शन सी पक्षकारों में से कोई, ऑप्शन डी सरकारी प्लीडर। इसका सही उत्तर क्या होगा? यदि आपको पता है तो आप हमें इसका उत्तर बता सकते हैं। निर्णयों एवं आदेशों में संशोधन हेतु आवेदन कौन कर सकता है? किसको राइट है आवेदन करने का? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पक्षकारों में से कोई भी आवेदन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 164, किन आधारों पर निर्णयों या आदेशों में संशोधन किया जा सकता है? ऑप्शन ए लेखन संबंधी भूल, ऑप्शन बी गणित संबंधी भूल, ऑप्शन सी आकस्मिक भूल या लोप, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको पता है तो आप हमें बता सकते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 165, सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित किस धारा में खुले न्यायालय में विचारण का प्रावधान किया गया है जहां जनता की पहुंच हो? ऑप्शन ए धारा 153 ए, ऑप्शन बी धारा 153 बी, ऑप्शन सी धारा 153 सी, ऑप्शन डी धारा 153 डी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 153 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 166, सिविल प्रक्रिया संहिता की धाराएं संशोधित की जा सकती हैं। ऑप्शन ए संसद द्वारा, ऑप्शन बी वाद की सुनवाई कर रहे न्यायालय द्वारा, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय द्वारा या राज्य विधायिका द्वारा, ऑप्शन डी वाद के पक्षकारों द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यदि आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। सीपीसी की धाराओं में संशोधन कौन कर सकता है? किसके द्वारा संशोधन किया जा सकता है? 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं आपको, कौन सा ऑप्शन सही है आप बताइए हमें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए संसद द्वारा, यानी सीपीसी की धाराओं में संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 167, सिविल प्रक्रिया संहिता का कौन सा प्रावधान यह कहता है कि एक ही हित के लिए एक व्यक्ति सबकी तरफ से वाद संस्थित कर सकता है या बचाव कर सकता है? ऑप्शन ए आदेश 1 नियम 1, ऑप्शन बी आदेश 2 नियम 2, ऑप्शन सी आदेश 1 नियम 8, ऑप्शन डी आदेश 1 नियम 9। तो इसका सही उत्तर क्या है? आपको पता है तो आप हमें बताइए। बहुत इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इनके अच्छे से रिवीजन करते रहें। हमने जितने भी पार्ट अपलोड किए हैं बार बार उनका रिवीजन करें, इससे ही आपकी अच्छे से तैयारी होगी। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इस सीपीसी का कौन सा प्रावधान यह कहता है कि एक ही हित के लिए एक व्यक्ति सबकी तरफ से वाद संस्थित कर सकता है या बचाव कर सकता है? कौन सा ऑर्डर रूल कहता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आदेश 1 नियम 8, यानी आदेश 1 नियम 8 कहता है कि एक व्यक्ति सबकी तरफ से वाद संस्थित कर सकता है या बचाव कर सकता है एक ही हित के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 168, वाद पदों की रचना करना ऑप्शन ए पक्षकारों का कर्तव्य है, ऑप्शन बी पक्षकारों के अधिवक्ताओं का कर्तव्य है, ऑप्शन सी न्यायालय का कर्तव्य है, ऑप्शन डी न्यायालय के सरकारी वकील का कर्तव्य है। तो किसका कर्तव्य है? कौन सा इसका सही उत्तर है? वाद पदों की रचना करना। तो इसका सही उत्तर क्या है बताइए आप हमें, क्या होगा इसका सही उत्तर? वाद पदों की रचना करना किसका कर्तव्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी न्यायालय का कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 169, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत वाद पत्र की प्रतिलिपि को ऑप्शन ए प्रतीक सम्मन के साथ जोड़ा जाना आवश्यक है, ऑप्शन बी प्रतीक सम्मन के साथ जोड़ा जाना आवश्यक नहीं है, ऑप्शन सी न्यायालय की अनुमति से सम्मन के साथ जोड़ा जा सकता है, ऑप्शन डी वादी की अनुरोध पर सम्मन के साथ जोड़ा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। जब आप वाद दाखिल करते हैं और जब दूसरी पार्टी को सम्मन जाता है
तो वाद पत्र की जो प्रतिलिपि होती है वो सम्मन के साथ भेजी जाती है। पता है ना आपको? तो इसका आप उत्तर आसानी से दे सकते हैं। क्या होगा इसका उत्तर? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रत्येक सम्मन के साथ जोड़ा जाना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 170। सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत औपचारिक रूप से सम्मन की तामील के पश्चात कितने समय में लिखित कथन पेश करना आवश्यक बताया गया है? ऑप्शन ए 30 दिन, ऑप्शन बी 45 दिन, ऑप्शन सी 60 दिन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? यदि आपने WS दाखिल किया होगा तो आपको पता होगा, जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो उनको इसका उत्तर पता होगा ज़रूर कि CPC के अंतर्गत औपचारिक रूप से सम्मन की तामील जब कर दी जाती है, यानी दूसरी पार्टी को जो सम्मन की तामील हो जाती है, उसके पश्चात जो WS दाखिल करना होता है उस पेश करना बताया गया है। कितने दिन के अंदर, कितने समय में? 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन या प्रति में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 30 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 171। जवाब दावा में विनिर्दिष्टतः प्रत्याख्यान किया जाना प्रावधानित है। ऑप्शन ए CPC के आदेश 8 नियम 2 एवं 4 में, ऑप्शन बी CPC के आदेश 8 नियम 1 एवं 6 में, ऑप्शन सी CPC के आदेश 8 नियम 3 एवं 5 में, ऑप्शन डी CPC के आदेश 8 नियम 7 एवं 9 में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जवाब दावा में विनिर्दिष्टतः प्रत्याख्यान किया जाना प्रावधानित है, किस ऑर्डर रूल के अंतर्गत? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी CPC के आदेश 8 नियम 3 एवं 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 172। जब वाद के अनावश्यक व्यक्तियों को वाद में पक्षकार बना दिया जाता है तो उसे कहा जाता है? ऑप्शन ए असंयोजन, ऑप्शन बी कुसंयोजन, ऑप्शन सी सहज संयोजन, ऑप्शन डी वाद संयोजन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यानी जब वाद दाखिल किया जाता है तो अनावश्यक व्यक्ति, यानी जिनकी ज़रूरत नहीं थी, उनको वाद में पक्षकार बना दिया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? असंयोजन कहा जाता है, कुसंयोजन कहा जाता है, सहज संयोजन कहा जाता है या वाद संयोजन कहा जाता है? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कुसंयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 173। सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जहां एक व्यक्ति जो वाद का एक आवश्यक पक्षकार है उसे पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया जाता है, यह मामला है ऑप्शन ए कुसंयोजन का, ऑप्शन बी असंयोजन का, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों का, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि CPC के अंतर्गत जहां एक व्यक्ति जो वाद का एक आवश्यक पक्षकार है उसे पक्षकार में संयोजित नहीं किया जाता है, तो यह मामला क्या होगा? यानी जब ऊपर वाले क्वेश्चन में 172 में क्या पूछा गया आपसे कि अनावश्यक व्यक्ति को, जो मतलब ज़रूरी नहीं है, उसको वाद का पक्षकार बना दिया, तो उसको तो हम कहेंगे कुसंयोजन। अब जो अगला क्वेश्चन है 173, वो आपसे ये कह रहा है कि जब एक व्यक्ति को वाद का पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है, यानी वो इम्पोर्टेंट है, उसको बनाया जाना ज़रूरी है, उसको नहीं बनाया पक्षकार, तब उसको नहीं शामिल किया, तब उसको क्या कहा जाएगा? तब उसको कहा जाएगा असंयोजन का, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। यानी कि CPC के अंतर्गत जहां एक व्यक्ति जो वाद का एक आवश्यक पक्षकार है, यानी उसका उसमें होना ज़रूरी है, उसे पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया जाता, यानी वाद में उसको नहीं शामिल किया जाता, नहीं जोड़ा जाता, उसको पक्षकार नहीं बनाया जाता, तो ये मामला असंयोजन का होगा। ठीक है। और जहाँ जिसमें वाद में अनावश्यक व्यक्तियों को वाद में पक्षकार बना दिया जाता है, मतलब जहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है उस व्यक्ति की, अनावश्यक है, उसको अगर पक्षकार बना दिया जाता है तो वहाँ उसको क्या कहा जाएगा? वहाँ उसको कहा जाएगा कुसंयोजन। ठीक है, दोनों में आपको अंतर स्पष्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है 174। सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत
बाहुल्यपूर्णता शब्दावली से अभिप्राय है? ऑप्शन ए वाद हेतुकों का कुसंयोजन, ऑप्शन बी पक्षकारों का कुसंयोजन, ऑप्शन सी पक्षकारों का असंयोजन, ऑप्शन डी वाद हेतुकों एवं पक्षकारों का कुसंयोजन। तो अब आपको कुसंयोजन असंयोजन का जो है डिफरेंस समझ में आ गया है, इसका मतलब भी आपको समझ में आ गया है, तो आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो 174 आपसे पूछ रहा है कि सीपीसी के अंतर्गत बाहुल्य पूर्णता शब्दावली से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? 4 ऑप्शन दे दिए गए, हमने बता दिया। ऑप्शन ए आपसे कह रहा है वाद हेतुकों का कुसंयोजन, ऑप्शन बी कह रहा है पक्षकारों का कुसंयोजन, ऑप्शन सी कह रहा है पक्षकारों का असंयोजन, ऑप्शन डी कह रहा है वाद हेतुकों एवं पक्षकारों का कुसंयोजन। इसका सही उत्तर क्या होगा आपको पता है तो आप हमें बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी वाद हेतुकों एवं पक्षकारों का कुसंयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 175। सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जब सम्मन की तामील प्रतिवादी के घर पर अनुपस्थिति के कारण उच्च समय से नहीं हो पाती है तो सम्मन की तामील की जा सकती है प्रतिवादी को? ऑप्शन ए नौकर को, ऑप्शन बी वयस्क बेटे को, ऑप्शन सी अवयस्क पुत्री को, ऑप्शन डी मुनीम को। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यानी जब सम्मन की तामील गई प्रतिवादी के घर पर, अब प्रतिवादी प्रेजेंट नहीं है तो उचित समय पर नहीं हो पाती है, तो सम्मन की तामील अब किसको की जा सकती है? उसके प्रतिवादी के नौकर को की जा सकती है, या फिर वयस्क बेटे को, या अवयस्क पुत्री को, या फिर मुनीम को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वयस्क बेटे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 176। अभिवचन परिभाषित है? ऑप्शन ए आदेश 6 नियम 1, ऑप्शन बी आदेश 7 नियम 1, ऑप्शन सी आदेश 22 नियम 4, ऑप्शन डी आदेश 2 नियम 2। तो इसका सही उत्तर क्या है? अभिवचन परिभाषित है कहाँ, किस ऑर्डर में, किस रूल में? इसका सही उत्तर क्या होगा आप हमें बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आदेश 6 नियम 1, यानी आदेश 6 नियम 1 के अंतर्गत अभिवचन परिभाषित है। तो इस तरीके से सीपीसी के हमने टोटल 176 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, और हमें उम्मीद है आपको सीपीसी के क्वेश्चन आसानी से समझ भी आ रहे होंगे, आप उनका अच्छे से रिवीजन भी कर रहे होंगे, और हमें ये भी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद भी आ रही होंगी। पर लाइक करने में कंजूसी ना करें, हमारी हर वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका रिवीजन कर सकें, उनकी भी अच्छे से तैयारी हो सके और आपकी भी। और सीपीसी के नेक्स्ट पार्ट भी हम जल्दी अपलोड करेंगे, जब तक आप जितने भी हमने इसके पार्ट अपलोड कर दिए हैं उनका आप अच्छे से रिवीजन करें। ओके, थैंक यू सो मच।